नमस्कार। पिछले वीडियो में यहाँ तक हो गया था, पिछले पार्ट में वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे, यहाँ तक हो गया था। अब हमें इसके आगे बढ़ना है। चलिए अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो नक्शे मैप में चलते हैं। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझते हैं उत्तर पश्चिम का क्या मतलब है, फिर चलते हैं सुलेमान और किरथर पर। तो ये अगर इस तरीके से अगर नक्शे को, मैप को, मानचित्र को अगर दिशाओं में बांट दें तो ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। तो अगर इसको मैं बांट दूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और इधर साउथ इंग्लिश में कहें तो किसकी बात चल रही है? बात चल रही है उत्तर पश्चिम की। तो उत्तर पश्चिम होगा यहाँ पर, इसके बीचों बीच, यहाँ की बात चल रही है उत्तर पश्चिम। ठीक है। तो उत्तर, ये जो नॉर्थ है उत्तर, ये फिक्स रहता है और दक्षिण और ये साउथ फिक्स रहता है। एक तरीके से इनको दिशाओं को बांट दें, ये चारों दिशाओं को अगर मैं बांट दूं तो इधर क्या हो गया था, उत्तर, इधर लिखेंगे तो क्या होगा उत्तर पूर्व। जो आपने वो देखा होगा कि जो कि भारत में उत्तर पूर्व कहते हैं, ये जो 7 सिस्टर जिसे बोलते हैं, 7 बहनें, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जो राज्य हैं इनको कहते हैं। तो उत्तर पश्चिम में इधर आ जाता है, उत्तर पूर्व में। इसके बाद इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा दक्षिण पूर्व आ जाएगा, ये दक्षिण पूर्व आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से। तो ये दक्षिण वाला, ये साउथ वाला फिक्स रहता है। तो ये चारों दिशाओं, मतलब ये चारों तो हो ही गई ये सारी, लेकिन इनके बीचों बीच का जो हिस्सा है उसको भी अपन अच्छे से समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, अब बात करते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का। तो देखिए सुलेमान की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं और सुलेमान और किरथर यहाँ पर हैं दोनों। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है अभी वर्तमान में, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। तो अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, गेहूं तथा जौ, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और पहाड़ियों, तो इधर ये क्षेत्र, यहाँ पर क्या गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो भेड़ बकरी और गाय बैल पाल रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए, उनका उपयोग करेंगे। ये लोग गांवों में रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां का पता लगाओ। तो उत्तर पूर्व में चलते हैं। तो गारो, तो उत्तर पूर्व में यहाँ देख सकते हैं आप, ये दिख रही हैं, सॉरी, यहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ। और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ, तो आप देख सकते हैं विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ये है विंध्य की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर क्या मिला है? उत्तर पूर्व में गारो तथा ये गारो खासी जयंतिया, जो नाम आपने सुना होगा, नहीं होगा तो विस्तार से पढ़ेंगे आगे चल के। तो गारो पहाड़ियाँ तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ, तो लगा लिया। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो यहाँ पर भी कृषि का विकास मिला। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो चावल की खेती यहाँ पर देखी गई, यहाँ पर तो विंध्य के उत्तर में। तो गारो जो क्षेत्र था यहाँ पर भी चावल की पैदावार हुई, और विंध्य की जो पहाड़ियाँ के उत्तर में, तो यहाँ पर भी ये चावल की साक्ष्य मिले हैं। तो चावल की पैदावार हुई। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ, तो बात करते हैं। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में क्या मिले? गेहूं और जौ के मिले 8000 वर्ष पूर्व। और गारो की जो पहाड़ियां हैं और विंध्य पहाड़ियों में क्या मिला? चावल मिला। तो वहां पर गेहूं और जौ मिला, यहाँ पर चावल मिला, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, इसको नक्शे को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले धीमे धीमे इसको पहले और विस्तार से नीचे समझने की कोशिश करते हैं। छूटेगा कुछ भी नहीं आपका, और पहले नीचे चलते हैं, फिर धीमे धीमे वो भी सब कवर हो जाएगा, आएंगे वापस अभी नक्शे पे। ठीक है, अब क्या लिखा है? मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो सहायक नदियाँ, सिंधु और सहायक नदियाँ। तो सिंधु कहाँ पे है? सिंधु ये है।
तो सिंधु नदी आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से होते हुए सिंधु ऐसे होते हुए और कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये तो हो गई सिंधु नदी, ठीक है। अब इसमें सिंधु नदी के साथ में कहा गया था, दूसरी बात भी कही गई, तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो सहायक नदी का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक मुख्य नदी है जा रही है, जैसे गंगा नदी मान लीजिए, और अब इधर उधर से आ रही और छोटी छोटी नदियां वो उसमें मिलती चली जा रही, इधर से आ रही कुछ इधर से आ रही, कुछ इधर से आ रही, कुछ इधर से आ रही। तो ये क्या होगी, सहायक नदियां कहते हैं इनको। तो मुख्य नदी में आसपास की छोटी छोटी नदियां हैं जो मिलती जाती हैं, तो वो नदी क्या हो जाती है, मुख्य जो नदी रहती है वो मोटी होती चली जाती है। तो इसमें क्या गया, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सिंधु हो गया। अब सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हो गई, देखिए ये है, ये झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, सतलुज, ब्यास, ये सबकी सब यहीं आके मिलती जाती हैं। तो फिर सिंधु नदी क्या है, बहुत मोटी हो जाती है। इधर से आके देखिए काबुल नदी आ रही है, इसमें ये भी मिल गई है। तो ये सारी नदियां, इसको मैप में देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और मैप बना के देख लीजिए एक बार, तो सारी नदियां क्या है इस तरीके से हमें समझ में आ जाएंगी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4700 वर्ष पूर्व, आज से सोच के देखिए कितने साल हो गए, 4700 वर्ष पूर्व, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 4700 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। पहले नदियों के किनारे नगर क्यों बनते हैं, आपको बताया था, नदी पे क्या हो जाता, पानी मिल जाता, पानी हमें पीने की जरूरत पूरी हो गई, पशुओं की जरूरत पूरी हो गई, और खेती के लिए क्या है, पानी का सिंचाई के लिए जरूरत पड़ती है, इसीलिए नदियों के आसपास शहर बसते हैं, ठीक है। तो 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जैसे इसमें आपने सुना होगा, उस सभ्यता का नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कहते हैं। तो वो यहीं इसी के आसपास बसी, जो सिंधु नदी है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी के आसपास बसी, नदी के किनारे, क्योंकि नदियां थी तो पानी मिल गया, बस बात खत्म हो गई। तो नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो आज से 2500 साल पहले की बात चल रही है, यहाँ पे ध्यान समझिए। तो गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तो गंगा और सहायक नदियां देखते हैं पहले। तो आप देखिए यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको साफ करता हूँ ताकि और चीजें समझ में आ सकें। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये गंगा है, ये यहाँ से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये गंगा। तो गंगा नदी निकल रही है, बाद में क्या है, गंगा नदी मुख्य नदी है, और इसके साथ देखिए यमुना जो नदी आ रही है, चंबल आ रही, चंबल क्या हो गई, चंबल यमुना में मिल गई, तो यमुना की सहायक नदी हो गई। इसके बाद ये गंगा में जाके मिल जाती है यमुना इधर। इसके बाद क्या है, गंगा आगे बढ़ी, फिर इधर सोन नदी आके मिल गई इसमें, और यहाँ से दूसरी नदियाँ आ रही हैं, कई सारी नदियाँ। तो ये देखिए सहायक नदी एक मुख्य नदी है, उसके साथ कई सारी नदी आसपास से मिलती चली जा रही हैं, तो ये फिर मोटी नदी बन जाती है लास्ट में। तो ये सहायक नदी हो गई, तो गंगा हो गई, वो सहायक नदियाँ हो गई, जैसे सोन हो गई, यमुना हो गई, जो इसमें जो दिखाया है उन्हीं को देखते हैं। बाकी पे हैं तो बहुत सारी, लेकिन फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी विस्तार से छोटा छोटा समझने के प्रयास कीजिए ताकि हमारी समझ बेहतर बन जाए, ठीक है। तो गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, अच्छा ये तो हो गया था, नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। तो गंगा नदी के आसपास ये था, तो यहीं पे ऐसे ये जो गंगा नदी जा रही है, तो यहाँ पे आसपास ये शहर बस गए कुछ। फिर इसके बाद समुद्र तटी जो यहाँ गंगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गंगा गिर जाती है, तो यहाँ पे भी कुछ रबर आसपास इस तरीके से शहर बसना शुरू हुए, कहने का मतलब इनका ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो गंगा हो गया, गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो पता अपन ने लगा ही लिया पहले, गंगा और सहायक नदी सोन। तो देख सकते हैं ये गंगा मुख्य नदी है, यहाँ से निकल रही है, और बाद में क्या है, ये सोन नदी देखिए यहाँ से जाके इसमें मिल गई है, तो गंगा है और सोन नदी हो गई है, ठीक है। सोन नदी पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में, तो गंगा के दक्षिण का जो हिस्सा था उसको हम क्या, मगध के नाम से जाते हैं। मगध आपने सुना होगा, मगध साम्राज्य बहुत बड़ा था। अशोक जो, जिससे आपने सुना होगा, जो अशोक सम्राट अशोक जिससे जुड़े हुए थे। तो देखते हैं यहाँ पर
गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो देखेंगे अभी मैप में मगध कहाँ पर है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, ताकतवर थे। उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो आपने देखा होगा, पहले ये देखते हैं। तो ये गंगा है, ये गंगा है। गंगा के दक्षिण में अगर मैं देखूं तो इधर गंगा के दक्षिण में ये हिस्सा है, वो मगध कहलाएगा। अशोक का नाम सुना होगा आपने, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। तो ये इसी मगध से ही जुड़े हुए, बड़े शक्तिशाली थे, ताकतवर थे। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारा हिस्सा जीत लिया। आपको पता ही है सब अशोक के बारे में। और फिर ये अब मगध तो अभी छोटा सा आया है यहाँ पर, विस्तार से जब आएगा मगध तो वहाँ पर हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत शक्तिशाली थे। आपने सुना होगा 16 महाजनपद का नाम सुना होगा, 16 महाजनपद। तो उसमें से एक 16 महाजनपद में से एक था, बड़ा ताकतवर था। इनके पास बहुत सारी सेना थी और एक्सपर्ट भी थे। जब अशोक राजा बने तो बहुत ताकतवर बन गया ये मगध। और फिर देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई, और जगह भी हुई। तो विस्तार से पढ़ेंगे इतिहास में इसको, किस तरीके से जब ये मगध आएगा। मगध का तो अभी है नहीं यहाँ पर जिक्र, थोड़ा ही सा है, तो थोड़ा ही अपन ने जान लिया। 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में से एक मगध है। तो अभी मैप में और थोड़ा अभी और बच गया जो मैप, बाकी इसमें विस्तार से और देखेंगे आगे चल के। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, लेकिन क्षमा चाहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है, क्योंकि छोड़ नहीं रहा कुछ भी, ताकि चीज़ें समझ में आ सकें। तो यहाँ पर यदि एक शब्द और दिया तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे ये मानचित्र है तो आपको पता है नक्शा कहते हैं, उपमहाद्वीप। तो ये उपमहाद्वीप शब्द का क्या मतलब है, पहले तो इसको तोड़ देते हैं। तो उपमहाद्वीप बोलते हैं। महाद्वीप क्या होता है, जमीन का एक बड़ा टुकड़ा जो होता है उसे हम महाद्वीप कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जिसे अंटार्कटिक कहते हैं। तो 7 महाद्वीप हैं, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े। और उपमहाद्वीप क्या होता है, उपमहाद्वीप क्या होगा, जमीन का महाद्वीप से कुछ छोटा टुकड़ा। तो भारत एक उपमहाद्वीप ही है, काफी बड़ा है भारत, तो इसलिए उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे डीएम होता है तो डीएम के आगे क्या लग जाता है, एस डीएम। तो ऐसे ही महाद्वीप का क्या होगा, कॉन्टिनेंट, और उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट, इस तरीके से तो सब लग जाता है आगे एस का। प्राकृतिक मानचित्र, तो प्राकृतिक का मतलब होता है फिजिकल बोलते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के मानचित्र होते हैं, फिजिकल होता है, एक राजनीतिक होता है। तो इसे फिजिकल को प्राकृतिक कहते हैं और राजनीतिक को पॉलिटिकल कहते हैं। तो प्राकृतिक के इसमें क्या होता है, इसमें नदियों का जिक्र होता है, पठार का जिक्र होता है, पर्वत का जिक्र होता है, मैदान का जिक्र होता है, ये सब जंगल, इस तरीके से कहने का मतलब ये सब हो गया। तो प्राकृतिक में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, पठार मिल जाएंगे। जैसे इसमें देखिए ध्यान से, नदियाँ हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए दक्कन का पठार हो गया और नदी हो गई, और भी चीज़ें ये हो गई। तो प्राकृतिक में मिल जाती हैं। और राजनीतिक में क्या मिलेगा, पॉलिटिकल में, उसमें सीधे सीधे देश मिलेंगे, राज्य मिलेंगे, राज्यों की राजधानियाँ मिलेंगी, देशों की राजधानियाँ मिलेंगी। तो वो इस तरीके से हो जाता है समझने के लिए। तो ये हो गया प्राकृतिक यानी फिजिकल, और वो हो गया राजनीतिक यानी पॉलिटिकल। तो इस तरीके से जिक्र हुआ है, और अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। खैर क्षमा चाहूँगा आपसे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, क्योंकि क्या करें, क्योंकि कुछ चीज़ें छोड़ नहीं रहे, इस मजबूरी है हमारी, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। और बाकी जो भी आपकी दिक्कत है उसको बताइएगा, ताकि उस चीज़ को हम कमेंट के माध्यम से बताइए आप कैसा लगा वीडियो, और सुझाव भी दे सकते हैं क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।